हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीसीएच में। और सीसीएच में आज हमारी ईवीएस की बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग क्लास होने वाली है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एनसीईआरटी जो है और जो हमारा एनसीएफ है, एनसीएफ की फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिस पर वर्क कौन करती है? एनसीईआरटी करती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ईवीएस को थीम्स में डिवाइड किया है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको पूरा अच्छी तरह से समझाया कि पूरा जो हमारा ईवीएस का करिकुलम है, जो ईवीएस का जो हमारा पार्ट है, उसको कितने पार्ट्स में बांटा गया, उसको थीम्स में डिवाइड किया गया। टोटल जो है पूरा एनसीईआरटी ईवीएस को 6 थीम्स में बांटती है। उनमें से सिर्फ जो 6 थीम्स की सब थीम्स नहीं है, जो खाली हमारी 2 स्टार्टिंग की थीम्स हैं, यानी कि जो हमारा फैमिली एंड फ्रेंड है और फूड है, उसकी सब थीम है। और उन सब थीम में से भी आज मैंने एक सब थीम से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपका लिया है। आप सीटेट के 2011 से लेकर लास्ट जो हमारा पेपर हुआ है उसको ऑब्जर्व करिएगा, तो आप पाएंगे कि उसमें बर्ड से रिलेटेड बहुत कम से कम 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब बर्ड्स के नाम पर ईवीएस में क्या पढ़ा जाए, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता रही हूँ कि हमारा जो सीटेट का पेपर है पूरी तरह से बेस्ड होता है एनसीईआरटी से। अगर आप किसी रेफरेंस बुक्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि बुक्स में क्या होता है कि कहीं से भी कंटेंट को लेकर उसको पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है, वो हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं होता। ईवीएस के नाम पर हमें जो पढ़ना है वो टोटली एनसीईआरटी को ही पढ़ना है। अब क्योंकि आपकी जो आंसर की आएगी वो पूरी की पूरी तरह से एनसीईआरटी पर ही डिपेंड होगी, यानी कि जो आंसर्स की होती है वो पूरी तरह से अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो ही आपके आंसर्स मैच करेंगे। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, टॉपिक का नाम आज आपको पता चल गया होगा। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स के बारे में। पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑलरेडी सीसीएच की तरफ से आप लोगों का सीटेट का बैच स्टार्ट हो चुका है। एक मिनिमम प्राइस में स्टार्टिंग के जो 100 स्टूडेंट हैं उन्हें बहुत ही अच्छा एक डिस्काउंट दिया जा रहा है। एक मिनिमम प्राइस में आपको क्या है, आपको यहाँ पर सीटेट का पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपर मिल रहे हैं। बट ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, 15 फैब तक ही ये आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद इसके जो है प्राइस एकदम से बढ़ेंगे, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। सीटेट तो जुलाई में होना ही होना है, कंफर्म है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म हार्डली 1 वीक या 2 वीक के अंदर आ जाएगा। अगर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म का वेट कर रहे हैं तो वेट करते रहिए, जुलाई में तो एग्ज़ाम होना ही होना है। लेकिन अगर आप इनरोल हो जाएंगे तो आप जल्दी से जल्दी अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। एटलीस्ट आप मानकर चलिए जुलाई में आपका एग्ज़ाम है तो इतना टाइम तो आपको चाहिए विद रिविज़न। पहले आपने पूरा सिलेबस करना है, फिर आपने उसके मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करनी है, बहुत कुछ है। ऐसे हमारा सीटेट नहीं हो जाएगा। अगर हम पूरा प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो हम एक बार में सीटेट निकाल सकते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, एनसीईआरटी की जो थीम्स हैं और थीम्स की भी सब थीम्स हैं, और सब थीम्स में से हमने आज का टॉपिक लिया है बर्ड्स। डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स होते हैं भाई। आपको भी थंबनेल में पीछे स्लाइड पे दिख रहे होंगे कि अलग अलग तरह के बर्ड्स हैं। अलग अलग तरह के बर्ड्स में जो हमें काम आने हैं, जो हमारी एनसीईआरटी में आने हैं, हमें आना है डव के बारे में, हमें आना है स्पैरोस के बारे में, इंडियन रॉबिन के बारे में, बारबेट बर्ड के बारे में, सन बर्ड के बारे में, वीवर बर्ड के बारे में पढ़ाऊँ। उससे पहले अगर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बताऊं कि हमारा जो सीटेट है वो ईवीएस में किस तरह के क्वेश्चन लेता है। आपसे पूछा जाता है कौन सा ऐसा बर्ड है जो पेड़ की सबसे हाईएस्ट टहनी पर अपना नेस्ट बनाता है। कौन सी ऐसी बर्ड है या बर्ड है जो क्या करता है, अपना नेस्ट खुद नहीं बनाता बल्कि दूसरे के नेस्ट में क्या करता है, अपना एग ले करता है। कौन सी ऐसी फीमेल बर्ड है जो अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती बल्कि जो मेल्स होते हैं वो नेस्ट बनाते हैं और फीमेल को जो अच्छा लगता है उसमें अपना एग ले करती है। या कुछ बर्ड्स क्या होते हैं जो रात में देखते हैं उन्हें कैसा दिखाई देता है। या कुछ स्पेशल बर्ड जैसे कि काइट, ईगल, वर्चर हम इंसानों से कितना बेटर देख सकते हैं। और जो बर्ड्स या एनिमल्स रात में देखते हैं वो उन्हें कैसा दिखाई देता है। या कुछ बर्ड्स को देखने के लिए अपनी पूरी नेक को, गर्दन को घुमाना पड़ता है, ऐसा क्यों? तो ये इतने सारे क्वेश्चंस बर्ड से रिलेटेड बनते हैं जिनके हमें डिफरेंट बर्ड्स के बारे में आज हम पढ़ लेंगे, तो हमें इनका सबका आंसर मिल जाएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे कहा बर्ड्स के बारे में लेंगे, तो एक एक करके बर्ड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, बर्ड्स के बारे में सबसे पहले देखते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये हमेशा पंखों से ढके होते हैं और ये छेद पक्षियों को सुनने की मदद करते हैं। यानी कि कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनके एयर यानी कि कान हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनको भी सुनने के लिए, क्षमता के लिए भगवान ने उनको क्या दिए, कान के उसमें एक छोटे छोटे छेद दिए हैं। यानी कि उनके भी कुछ बर्ड्स हमारे नियर बाय ऐसे हैं जिनके
हमें कान दिखाई नहीं देते। वैसे तो मोस्टली बर्ड्स के ही कान नहीं होते हैं, एक सुनने की क्षमता के लिए उनके दो हेड के दोनों साइड क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, आप उन्हें उनका कान भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी सबसे पहले हमें बता रही है कि कुछ पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, इनके सिर के दोनों, याद रखिएगा, इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, ये हमेशा पंखों से ढके होते हैं। अच्छा, आप ये सोचोगे ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि जब हमारे ईवीएस का क्वेश्चन आता है तो हमारे क्वेश्चन अब सीधे सीधे नहीं आते। आपने देखा होगा सीटेट का पैटर्न चेंज हो चुका है। अगर 2011 से लेकर 15 से 16 तक की बात करूं तो डायरेक्ट पूछा जाता था, 4 स्टेटमेंट दे दी, एक आंसर बताना होता था। बट हम देख रहे हैं कि अब हमारे सीटेट का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में आते हैं। आपसे पूछा जाता है ए स्टेटमेंट ये कहती है, बी स्टेटमेंट ये कहती है, और बी क्या ए को सही ढंग से डिफाइन करती है, क्या उसकी सही एक्सप्लेन करती है, उसको व्याख्या करती है, तब हमें ये छोटी छोटी बातें काम आएंगी। तो पक्षियों के बारे में वो सुनेंगे कैसे, तो उसके लिए स्पेशली उनके कान नहीं है, उनके छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि किससे ढके होते हैं, उनके पंखों से ढके होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, और क्या है भाई। अब एनसीईआरटी कहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। अब मैं कुछ भी अपनी तरफ से ऐड करके नहीं बता रही हूँ, जो कुछ भी है वो सारा हमारा किससे है, एनसीईआरटी बेस्ड ही है, और आंसर्स भी हमारे एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे। इसमें हम अपना कुछ भी पर्सनली कोई एक्सपीरियंस उसमें ऐड नहीं करेंगे। तो एनसीईआरटी कहती है कि अधिकतर पक्षियों के, याद रखिएगा, अधिकतर पक्षियों के दोनों सिर के दोनों ओर आइज पाई जाती है। यानी कि पहली बात हमें क्या याद रखनी है, अधिकतर बर्ड्स ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स ऐसे हैं जिनके हेड के दोनों साइड आइज है। आप इस स्लाइड से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इनके नोट्स खुद बनाइए, क्योंकि जब आप लिखकर इन्हें इनके नोट्स बनाएंगे तो आपको परमानेंटली जो है वो याद हो जाएगा। क्योंकि हम सुनी हुई चीज़ों को भूल जाते हैं, बट जब हम उन सुनी हुई चीज़ों को एक बार लिख लेते हैं तो वो हमेशा हमारे जो है लर्निंग परमानेंसी में चली जाती है। तो परमानेंसी वाली लर्निंग के लिए अगर आप नोट्स बनाएंगे तो बेटर है। आप पैराग्राफ में भी बना सकते हैं, आप पॉइंट टू पॉइंट भी बना सकते हैं। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट बनाएंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की बुक जब आप उठाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि इस चैप्टर में से क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और मुझे क्या क्या पढ़ना है। लेकिन सीसीएच में जो आपको क्लासेस मिल रही हैं, आप ये सोचिए आपको तो पका पकाया मिल रहा है, सिर्फ आपने हाथ उठाना है और सिर्फ अपना काम हो जाएगा। यानी कि सारी मेहनत हमारी तरफ है, आपने सिर्फ जो आपको कराया जा रहा है उसको फॉलो करना है। तो आप इसके नोट्स कैसे बनाएंगे, पॉइंट्स में भी बना सकते हैं, पर नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। एक मल्टी कलर का पेन लीजिए और मल्टी कलर के पेन से जो जो चीज़ें अलग होती हैं, स्पेशल फीचर्स होते हैं, उनको हाईलाइट करिए। ये आपकी लर्निंग को और इफेक्टिव बना देगा। तो जब हम ईवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये बर्ड्स के बारे में देख रहे हैं, तो बर्ड्स के बारे में हमें पहली बात ये पता चली कि उनके क्या हैं, उनके हेड के दोनों ओर एक होल होते हैं जो कि कान का काम कर रहे हैं, पर वो कान नहीं है, एयर नहीं है, और वो पंखों से ढके होते हैं। दूसरी बात एनसीईआरटी कहती है कि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, अधिकतर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ पाई जाती हैं, ठीक है। ऐसे बर्ड्स, नंबर 2 हमें क्या याद रखना है, ऐसे बर्ड्स क्या करते हैं भाई, एक ही समय पर दो भिन्न भिन्न यानी कि दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 कहता है अधिकतर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों ओर पाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है ऐसे पक्षी यानी कि जिनके हेड के दोनों साइड आईज है, वो एक बार में दो भिन्न भिन्न चीज़ों को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, जब पक्षी बिल्कुल सामने देखते हैं, है ना, तब इनकी दोनों आंखें जब एक ही चीज़ पर अटकती हैं तो इनके देखने का दायरा यानी कि डिस्टेंस बढ़ता है। याद रखिएगा, इनके देखने का दायरा यानी कि डिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब पेपर आता है बढ़ता है, ठीक है, क्या हो जाता है, इनका देखने का दायरा डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। एनसीईआरटी क्या करती है, इसमें से अगर आपसे क्वेश्चन पूछने बैठे तो आपसे कहेगी इनके देखने का दायरा यानी कि डिस्टेंस बढ़ जाता है या घट जाता है। अब जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हो उसके माइंड में तो ये कन्फ्यूज़न आएगी ही आएगी कि कोई भी जीव अगर एक ही चीज़ को, दो चीज़ों को अलग अलग को देखेगा या एक ही चीज़ पे फोकस करेगा, अलग को देखेगा, तो डिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, जब पक्षी बिल्कुल सामने देखते हैं और तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर अटकती हैं, और जब एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा, उनके देखने का डिस्टेंस यानी कि दायरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उल्टा कर दे, कैन नॉट में पूछ लें तो एनसीईआरटी इसको कम भी कर सकती है। तो ये हमने किसके बारे में जाना, बर्ड्स के बारे में। अभी और बर्ड्स के बारे में जाने। आगे एनसीईआरटी कहती है कि कुछ पक्षी, देखिए जरा, उन्होंने पिक्चर भी हमें दिखाई है, वैसे
कुछ पक्षी क्या करते हैं, अपनी गर्दन को बहुत हिलाते हैं। जब सीटेट पहली बार 2011 में हुआ था तब से ये क्वेश्चन आ रहा है और बहुत इजी लेवल पे आता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के उन्होंने देने ही देने हैं। उन्हीं में से एक है, ठीक है, कि कुछ पक्षियों की गर्दन क्या है, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द बर्ड्स क्या होते हैं, अपनी नेक को हिलाते हैं। कुछ भी चीज़ पीछे देखनी हो तो वो पूरी नेक को अपना रिमूव करते हैं, घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं भाई, इसका रीज़न क्या है? एनसीईआरटी कहती है कि अधिकतर पक्षियों की आंखों की पुतलियाँ मतलब उनकी आंखों की जो लेंसेज है वो क्या है, घूम नहीं सकती। इसीलिए यानी कि फिक्स्ड होने की वजह से उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने आसपास की चीज़ों को घुमाकर देखना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, घुमाकर देखना पड़ता है। तो एनसीईआरटी ने पहले हमें क्या बताया, एनसीईआरटी ने पहले हमें बताया है कि कुछ पक्षियों की गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। ठीक है, अब सीटेट वाले आपको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दें इसको कि बताइए, आप ईवीएस के टीचर हैं, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ दी बर्ड जब भी उन्हें कोई चीज़ देखनी होती है तो वो अपनी पूरी गर्दन को हिलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई? तो उसमें से 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन जरूर मिलेगा कि उनकी आंखों की जो पुतली है, इट मीन्स उनके जो आंखों की जो लेंसेज हैं वो फिक्स्ड होती हैं, वो घूम नहीं सकती। अब जैसे हम इंसान हैं, हमारी आंखों की लेंसेज तो घूमती हैं, है ना, तो जितना थोड़ा बहुत तो हम देख ही लेते हैं। लेकिन बर्ड्स के जो है आंखें बिल्कुल क्या होती हैं, कुछ बर्ड्स की, मोस्ट ऑफ दी बर्ड्स की, पर्टिकुलर सभी की नहीं कह रही हूँ, कुछ एनसीईआरटी कहती है कुछ बर्ड्स की क्या होती है, आंखों की लेंसेज फिक्स होती हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं, वो उन्हें जब भी कुछ देखना होता है तो वो पीछे अपनी गर्दन को, नेक को पूरा घुमाते हैं। तो ये भी हमें एनसीईआरटी से पता चला। अब और क्या कहती है भाई एनसीईआरटी, मैं फिर से कह रही हूँ, ईवीएस देखने में बड़ा इजी लगता है लेकिन इसमें इतनी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ना, जब हम एग्जाम सेंटर में बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है काश हमने इसको बहुत सीरियस होकर पढ़ा होता। पेपर तो सारा का सारा एनसीईआरटी से ही है, और लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम रीडिंग मार के छोड़ देते हैं। रीडिंग करी एक बार, अब जैसे अब अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा यार ये तो बिल्कुल आसान सा है। आसान है भाई, लेकिन आसान जब एग्जाम सेंटर में ये छोटी छोटी बातें याद ना आए तब भी हमारा एग्जाम रह जाता है। तो वो छोटी छोटी बातें ना रहें, उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप इसके जो है रिटन नोट्स बनाइए और कलरफुल पेन यूज़ करिए। और आपको जो है, क्योंकि पेपर 1 को एक अच्छे स्कोर के साथ पास कराने में ईवीएस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये सब्जेक्ट की वेटेज आपकी वहाँ काम आएगी जहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट आपका वीक है। जैसे कई बार मैंने देखा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी थोड़ी टफ लगती है, या हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा इंग्लिश पार्ट टफ लगता है। तो ऐसे में अगर आप ईवीएस में स्कोर अच्छा कर जाते हो तो आपका 90 से अबव एक अच्छा स्कोर जाता है। तो ये है, सब्जेक्ट इजी भी है, समझ में भी आ रहा है, बोरिंग भी नहीं है, इंटरेस्टिंग भी है, तो इसका बेनिफिट हमें उठाना चाहिए। चलिए आगे देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है बर्ड्स के बारे में। ठीक है, ये कह रही है पक्षियों की जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर अटकती हैं। अभी मैंने आपको बताया था जब ये कुछ मोस्ट ऑफ द बर्ड जब दोनों आंखें एक ही वस्तु पर, एक ही ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, मतलब ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उन्हें उसकी दूरी का पता चल जाता है। ठीक है, और जब अलग अलग चीज़ों पर अटकती हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है। ये मैं ऑलरेडी आपको पीछे बता चुकी हूँ। यानी कि देखो, हम इंसान 2 चीज़ों को एक बार में नहीं देख सकते। हम जो चीज़ देख रहे हैं अभी भी, अगर आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ, तो एक ही दिखेंगे। लेकिन बर्ड्स में क्या क्वालिटी पाई गई है, गॉड गिफ्टेड है भाई। ठीक है, कि पक्षियों की जो जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर टिकती हैं तो उन्हें उस चीज़ की दूरी का एहसास हो जाता है। और दूसरी बात एनसीईआरटी कहती है जब अलग अलग चीज़ों पर, यानी कि बर्ड्स, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एक बार में 2 अलग अलग चीज़ों को भी देख सकते हैं। स्टेटमेंट में 4-5 स्टेटमेंट्स होंगी, आपसे पूछेंगे ए बी सी डी, ठीक है, वहाँ ये सारी नोट्स, ये सारी छोटी छोटी बेसिक बातें हमारी काम आनी है। तो क्या सीखा हमने, एनसीईआरटी ने हमें क्या बताया, एनसीईआरटी ने हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि जब वो अलग अलग चीज़ों पर होती हैं तो उनके देखने का दायरा क्या है, बढ़ जाता है। बार बार एनसीईआरटी इसको कम करके कैन नोट में पूछ लेती है कि देखने का डिस्टेंस कम होता है या बढ़ जाता है। तो एनसीईआरटी कहती है जब ये 2 चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों पर फोकस करते हैं तो इनके देखने का डिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब मैंने जितनी ये बताई ये सभी यूज़ हो जाएं। ठीक है, चलिए अभी यहीं तक हमारा बर्ड्स को लेकर एनसीईआरटी रुकी नहीं है, अभी बहुत कुछ हमें कहती है, क्योंकि बर्ड्स एक ऐसा टॉपिक है, टाइप ऑफ द बर्ड्स ऐसा टॉपिक है जो हमारा क्या है, सब थीम में काउंट होता है कि 4th 5th और 3rd क्लास या 3rd 4th और 5th के बच्चों को बर्ड्स के नाम पर ये नॉलेज तो होनी ही चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग जितने बर्ड्स हैं उनके फीचर्स क्या हैं, वो किस तरह का उनका फीचर्स होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ उनमें पाई जाती हैं, उस अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है चील, बाज और गिद्ध, ठीक है, ईगल, वल्चर और काइट, ये 3 ऐसे हैं, याद रखिएगा। चील, बाज और गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो हमसे कितना बेटर देख सकते हैं, ये हमसे कितना बेटर देख सकते हैं, 4 टाइम। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमें सीटेट में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि काइट, ईगल और वल्चर हम इंसानों से 4 टाइम बेटर देख सकते हैं।
पेपर में आपसे दिया जाता है 2 टाइम देख सकते हैं, 4 टाइम देख सकते हैं, 6 टाइम देख सकते हैं। अगर हमने एनसीईआरटी ना पढ़ी हो तो हम इतने ईजी क्वेश्चन में भी अटकेंगे। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि काइट, ईगल एंड वर्चर हम इंसानों से कितना टाइम बेटर देखते हैं, 4 टाइम बेटर देख सकते हैं। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी तो हम यहाँ भी कंफ्यूजन में रहेंगे। जो कहता है, इन्होंने एक एग्जांपल भी हमें दिया कि जो चीज़ 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे रही है वो इन्हें 8 से दे रही है। यानी कि अगर जो चीज़ हम 2 किलोमीटर पे देख पा रहे हैं तो 4 से इंटू कर दो तो उन्हें कितने पे दिखाई देगी, 8 किलोमीटर की दूरी से, यानी कि दूर तक का ये लोग, ये जो बर्ड्स हैं ये देख सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल इन्होंने हमें बताया। कई बार हमें एग्जाम्पल में देखने को मिला है 4 बर्ड्स के नाम दे देते हैं और पूछते हैं कौन सा ऐसा बर्ड है जो एक झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे कर लेती है। तो याद रखिएगा भाई, वो स्पेशल बर्ड जो है वो मैना है। ठीक है, कौन सी ऐसी बर्ड है, फीमेल बर्ड है, जो एक ही झटके में क्या करती है, क्या करती है, अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेती है। देखिए कितनी छोटी छोटी बेसिक बातें हैं। फिर से आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, आपका दिल करता है तो आप इसे पैराग्राफ में बनाइए, लेकिन अगर पॉइंट्स में बनाएंगे एक एक करके तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। बाकी आपकी चॉइस है, आप किसी भी फॉर्म में जिसमें भी कंफर्टेबल हो वैसे अपने नोट्स को प्रिपेयर करें, पर नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, सीसीएच की बात करूँ, क्योंकि ईवीएस मैंने पढ़ाना है, तो पहले हम एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, साथ में हम इसका पैडागोजी पार्ट करेंगे। पैडागोजी में हम सारे कंसेप्ट्स को समझेंगे जो कि सीटेट के हमारे पर्पज से हैं। साथ ही हम इसमें अपने सारे प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि हमारा पैडागोजी पार्ट स्ट्रॉन्ग हो सके। देखिए पैडागोजी पार्ट स्ट्रॉन्ग तब होगा जब आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स होंगी, और प्रैक्टिकल स्किल्स कोई किसी किताब से नहीं मिलती हैं, या ये अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, या आपको कोई टीचर दे सकता है जो खुद सीटेट क्वालिफाई हो। तो इसके लिए हमें पैडागोजी की टेंशन आप लोगों को लेनी नहीं है, क्योंकि पैडागोजी हमारे, आपका जो काम है वो एनसीईआरटी करना है। बाकी पैडागोजी आप लोग मेरे पर छोड़ दीजिए, वो कैसे करानी है, किस तरह से करानी है, वो मैं कराऊंगी। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा बर्ड है, कौन सी ऐसी फीमेल बर्ड है, मैना हमारी ऐसी फीमेल बर्ड है जो एक ही झटके में क्या करती है, अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेती है। चलिए और देखें एनसीईआरटी क्या कहती है भाई। एनसीईआरटी ने मैना पे ही नहीं छोड़ा, वो जो है आउल के ऊपर भी आई है। पहली बात तो याद रखिएगा कि आउल जो है 270 डिग्री पर अपनी नेक को, अपनी गर्दन को घुमा लेता है। कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, वैसे तो ये कई जगह कहा गया है कि 360 पे भी घुमा लेता है, लेकिन अब दोनों ही ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि क्या देगा। वैसे तो वो पूरा का पूरा घुमाता है तो 360 हम मान सकते हैं, बट कई जगह जो है ये माना गया है कि 270 डिग्री पर भी वो अपना घुमा ही लेता है, लेकिन उसकी पूरी घूमती है तो हम 360 को फर्स्ट इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, उल्लू अपनी गर्दन को क्या करता है, पीछे तक घुमा लेता है, देखिए पूरा घुमा लेता है। फिर उसके बाद इन्होंने हमें बताया बर्ड्स के बारे में, सभी पक्षियों के पंख अलग अलग रंग के होते हैं। ये अभी हमारा जो लास्ट सीटेट का एग्जाम हुआ है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सभी बर्ड्स के जो पंख होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं भाई, क्या खाली उड़ने का काम करते हैं? हम देखते हैं उन पे रंग भी अलग हैं और उन पे डिजाइन्स भी अलग हैं, पैटर्न भी उनका अलग बना होता है। ठीक है, दूसरा ये कहते हैं कि पक्षी अपने पंखों की मदद से ही उड़ते हैं। ये कॉमन सी बात है, सबको पता है। ठीक है, यहाँ तक कि उनके पंखों की वजह से ही उनका जो बॉडी है वो गर्म रहती है। ये याद रखने वाली चीज़ है कि बर्ड्स की बॉडी किसके कारण गर्म रहती है। इतना ठंड भी होती है, सर्दी भी होती है, गर्मी, तो वेदर से बचाने का काम कौन कर रहा है? उनके पंख ही उनको बचाने के काम कर रहे हैं। यानी कि पंखों से ही उनकी बॉडी को क्या मिलती है, हीट मिलती है। जब उनके पंख पुराने हो जाते हैं तो वो झड़ जाते हैं। ठीक है, फिर उनकी जगह क्या आते हैं, नए पंख आते हैं। ये भी सीटेट आपको स्टेटमेंट्स में ऐड कर सकता है और करेक्ट और इनकरेक्ट में पूछ सकता है। हम ऐसे पॉइंट्स को छोड़कर जाते हैं, हम सोचते हैं इसमें तो कुछ स्पेशल निकला ही नहीं, लेकिन ये हमारी स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हम एज अ प्राइमरी टीचर, एज अ ईवीएस टीचर, हमें बर्ड्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि बर्ड्स के बारे में छोटी से छोटी बेसिक बातें अगर हमें पता होगी तो ही हम अपना सीटेट में क्या कर पाएंगे, एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो आउल है, उल्लू जो है वो अपनी गर्दन को पूरा घुमा लेता है। सभी पक्षियों के पंख अलग अलग रंग के और डिज़ाइन के होते हैं और पक्षी अपने पंखों की मदद से ही उड़ते हैं, ये पता है हमें। यहाँ तक कि पंखों की वजह से ही उनकी बॉडी क्या रहती है, गर्म रहती है। जब उनके पंख पुराने होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं और उनकी जगह क्या आने लगते हैं, नए पंख आने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट ले लें। अब और एनसीईआरटी क्या कहती है, अब कहती है कि पक्षी भी साथियों को मुसीबत का संदेश देने के एक खास आवाज़ निकालते हैं। ये सुपर सेंसेस से रिलेटेड है। हम बर्ड्स के बारे में अभी जब हम 5th की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हमारा एक चैप्टर है सुपर सेंसेस,
और सुपर सेंसेस में भी एक चैप्टर दिया गया है जिसमें बर्ड्स के बारे में, 5th की एक बुक है जो मैं आप लोगों को कराऊंगी। बुक का नाम हमारा जो है 5th की पहला ही चैप्टर है सुपर सेंसेस, जहाँ पर ये बात बताई गई है कि पक्षी भी अपने साथियों को मुसीबत का, क्योंकि इनकी सेंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, बोल तो नहीं पाते लेकिन ये इमरजेंसी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये बात भी हमें पता चली कि जब कोई इमरजेंसी आने वाली होती है तो बर्ड्स और एनिमल्स, बर्ड्स ही नहीं एनिमल्स में भी पाई जाती है, टाइगर में पाई जाती है, ठीक है, या मंकी में भी पाई जाती है, डॉग में भी पाई जाती है, कैट में भी पाई जाती है। ये लोग क्या करते हैं, बोल तो सकते नहीं है लेकिन जब कोई इमरजेंसी आती है तो एक अलग तरह का साउंड निकालते हैं। वैसे ही बर्ड्स भी क्या करते हैं, जब कोई इमरजेंसी आने वाली होती है तब क्या करते हैं, ये लोग एक अलग तरह का साउंड निकालते हैं। 2007 में जब एक सुनामी आई थी, ठीक है, उस टाइम पे भी जब सुनामी आने वाली लगी थी तो सी के चारों तरफ जो बर्ड्स थे एक अलग तरह का सर्कल बनाकर डांस करने, मतलब घूमने लगे थे। तो उससे ये पता चल गया था कि कुछ ना कुछ इमरजेंसी आने वाली है। तो एनसीईआरटी ने गलत क्या कहा, इन्होंने कहा पक्षी भी अपने साथियों को मुसीबत का संदेश एक खास आवाज़ निकाल कर देते हैं। आवाज़ मतलब एक अलग तरह का साउंड निकाल कर देते हैं। दूसरी बात ये क्या कहते हैं, पक्षी अलग अलग खतरों के लिए, अलग अलग इमरजेंसी के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। अब हम लोग तो उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं सकते हैं लेकिन वो आपस में इस लैंग्वेज को समझ लेते हैं, ठीक है। उनके लिए एक तरह की आवाज़, अगर कोई उनका दुश्मन है तो उसके लिए अलग तरह की आवाज़ होती है भाई, ठीक है, और ज़मीन पर चलकर आते हैं उनके लिए दूसरी तरह की आवाज़ होती है। यानी कि शिकारी अगर उन्हें पकड़ने आ रहे हैं तो उनके लिए अलग तरह की, एक तो उनके खुद के ही ग्रुप में कोई अगर उनका दुश्मन है तो एक अलग तरह की आवाज़, और अगर कोई उनका शिकार करने आ रहा है, उन्हें चोरी छुपे पकड़ने आ रहा है तो उसके लिए भी वो क्या करते हैं, एक अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर बर्ड्स के बारे में जाना कि पक्षी भी अपने साथियों को मुसीबत का संदेश देने के लिए एक खास आवाज़ निकालते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जो दुश्मन को उनके, जो अगर कोई दुश्मन आ रहा है तो उनके लिए एक अलग तरह की आवाज़, और जो कोई उन्हें ज़मीन पर चलकर आते हैं, मतलब जो पकड़ने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए वो दूसरी आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। चलिए भाई, इतना तो हमें भी नहीं पता था जितना हमें एनसीईआरटी ने बताया कि बर्ड्स, इतना तो हम इंसानों में भी नहीं होता है। चलिए अब जानते हैं स्पेशल बर्ड्स। हमारी एनसीईआरटी की जो 5th की बुक है उसमें एक चैप्टर है बिजी मंथ। बिजी मंथ में टाइप्स ऑफ बर्ड्स आए हैं और बहुत सारे टाइप्स ऑफ बर्ड्स आए हैं। उन्हीं में से हमें कम से कम 6 to 7 8 जो बर्ड्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं ये पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले हमें पता होना चाहिए इंडियन रॉबिन के बारे में, जो कि आपको स्लाइड पे भी दिख रही है। हमें पता होना चाहिए सनबर्ड के बारे में, हमें पता होना चाहिए कॉपर स्मिथ के बारे में, हमें पता होना चाहिए वीवर बर्ड के बारे में, हमें पता होना चाहिए डव के बारे में। मैं सबके बारे में आपको बताऊंगी। हमारे सीटेट में जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो पूछा जाता है कि अपना नेस्ट कैसे बनाते हैं, सबके अलग अलग फीचर्स हैं। जैसे सीटेट 2014 और 16 का जब हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, कौन सा ऐसा बर्ड है जो कैक्टस ट्री में या मेहंदी के जो पेड़ होते हैं उनमें अपना नेस्ट बनाता है। तो वो हमारे क्वेश्चन सारे इस बिजी मंथ में से ही आए थे। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास जो बर्ड आई है, पहले तो पिक्चर को देख लीजिए कितनी ब्यूटीफुल है ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कलचिड़ी। इंडिया में इस स्पैरो को कलचिड़ी बोला जाता है। ये दिखने में बहुत ही सुंदर होती है, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे इंडियन रॉबिन कहते हैं। अब इंडियन रॉबिन के लिए हमें पता होना चाहिए कि इंडियन रॉबिन करती क्या क्या है, ठीक है। तो देखो जरा, कलचिड़ी जिसे हम इंडियन रॉबिन कहते हैं, ये अपना घोंसला बनाती है। पहली बात तो घोंसले के ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, ये छोटी छोटी बेसिक बातें फिर से बोल रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि इनका नेस्ट कैसे बनता है। ये अपने नेस्ट को कैसे बनाती है, छोटी छोटी टहनी लेती है, जड़ें लेती हैं, ऊन लेती है, जो भी वेस्ट रुई, जो भी पार्ट इनको वेस्ट पार्ट मिल जाए वो सब ये यूज़ कर लेती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है कलचिड़ी का बच्चा घोंसले में अपनी चोंच फाड़कर बैठा होता है, ठीक है। उसकी चोंच के अंदर लाल रंग की होती है, ये एनसीईआरटी ने हमें बताया। कलचिड़ी अपने बच्चे के खुले मुंह में कुछ छोटे छोटे कीड़े डाल देती है, यानी कि भोजन उनको देती है। ये हमें कैसे पता चला, ये किसके बारे में पता चला है, इंडियन रॉबिन के बारे में। दिखती भी सुंदर है, आवाज़ भी इसकी बड़ी प्यारी होती है, मीठी होती है, ठीक है। और ये नेस्ट कैसे बना रही है, ये वैसे तो आपको पता है स्पैरो जो होती हैं, चिड़ियाएँ जो होती हैं, वो कहीं पर भी अपना नेस्ट बना लेती हैं। हमारे घरों में भी जहाँ पर स्टोर रूम वगैरह होते हैं, या हमारे घरों की जो छतें होती हैं जहाँ पर बहुत टाइम से कोई आता जाता नहीं है, या खंडर वगैरह जहाँ पर होते हैं, तो जहाँ इनको जगह मिलती है वैसे बना लेती है। लेकिन हमें ये स्पेशली पता होना चाहिए कि इन्होंने अपने नेस्ट को कैसे रेडी किया है। तो ये घोंसले के ऊपर पौधे की टहनी यूज़ करती हैं, जड़ें यूज़ करती हैं, ऊन यूज़ करती हैं, वेस्ट बाल वगैरह, रुई, जो भी वेस्ट पार्ट इन्हें कॉटन, हेयर, कुछ भी मिल जाए उसी को ही क्या करती हैं, यूज़ करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। अब कलचिड़ी क्या कर रही है भाई, मुंह में दाने नहीं दे रही है, ठीक है, सीड बीज नहीं दे रही है, वो क्या कर रही है, छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट को बच्चों को क्या कराती है, फीड कराती है। ये भी हमें सीटेट के लिए पता होना चाहिए,
ठीक है, ये भी हमें क्या होना चाहिए, सीटेट के लिए हमें पता होना चाहिए। तो पहली बर्ड हमने क्या ले ली, पहली बर्ड हमने ली है इंडियन रॉबिन। अब हम लेंगे एक चालाक भी सीखेंगे और एक जो है क्रो के बारे में और कोयल के बारे में जानेंगे। पहली बात तो अभी मैंने स्टार्टिंग की, तब मैंने आपसे कहा कि एनसीईआरटी ने हमसे पूछा कि वो कौन सा ऐसा बर्ड है जो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर अपना नेस्ट बनाता है। तो याद रखिएगा कौन सा ऐसा बर्ड है जो पेड़ सबसे ऊंची टहनी पर नेस्ट बनाता है, वो है क्रो यानी कि कौवा। चलिए देखते हैं ये क्या करता है भाई। ठीक है, देखिए कौवा अपना घोंसला बनाने के लिए लोहे के तार, स्पेशली देखिए ये लोहे के तार जो है किसने यूज़ नहीं किए थे, इंडियन रॉबिन ने यूज़ नहीं किए थे। ठीक है, लेकिन जो क्रो है वो यूज़ कर रहा है, लकड़ी की शाखाओं का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, कौवा एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर या डाल पर अपना नेस्ट बनाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो कि मैंने भी स्टार्टिंग में पूछा कि कौन सा ऐसा बर्ड है जो सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंची टहनी पर अपना नेस्ट बनाता है। वो है हम, कौन है वो क्रो है, यानी कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंची डाल पर या टहनी पर अपना नेस्ट बनाता है। चलिए आगे देखें, आगे क्या है। अब कोयल के साथ में ही क्रो के साथ में ही आपको कोयल को भी याद रखना है। ये दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं पर इन दोनों के काम बहुत अलग अलग हैं। इसमें से जो चालाक है, जो ज़्यादा चालाकी दिखाती है, वो कोयल है भाई। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए चालाक पक्षी किसे कहा जाता है, तो आप नो डाउट कोयल के लिए ही ये वर्ड यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कोयल को चालाक पक्षी क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। वो क्या करती है, वह अपने एगले करने के लिए कोए के घोंसले का प्रयोग करती है। यानी कि बेचारा कौवा एक तो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना नेस्ट बनाता है और उस नेस्ट में भी जो कोयल है वो क्या करती है, आकर अपना एगले करती है। ठीक है, कौवा बेचारा भोला भाला है, वो क्या सोचता है कि ये एग जो है उसी के ही हैं और कोयल के एग को वो अपना एग यानी कि अपना बच्चा समझकर उसको सेता रहता है। यानी कि उनको अपने बच्चों को तो वो बड़ा करता ही करता है, साथ में कोयल के बच्चों को भी वो बड़ा करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी बर्ड है जो अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती बल्कि किसी और के बनाए गए नेस्ट में अपना एग ले करती है, तो नो डाउट वो कोई और नहीं है, वो कोयल है। एनसीईआरटी कहती है कोयल गाती तो मीठा है, ठीक है, गाती तो मीठा है, पर वो अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती बल्कि क्रो के बनाए हुए नेस्ट में अपना एग ले करती है। ठीक है, और इसीलिए कितनी चालाक है, उसको लगता है कि क्रो तो बेचारा भोला भाला है, इसीलिए इसे चालाक बर्ड के नाम से भी चालाक, आप इसे बर्ड भी कह सकते हो। बड़ी चालाकी करती है ये क्रो के साथ में। तो इनको जब आप नोट्स बनाएंगे तो दोनों को साथ में कर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा कि क्रो जो है, कौवा जो है, वो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है, पर कोयल गाती तो मीठा है पर वो अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती बल्कि क्रो के बनाए हुए नेस्ट में क्या करती है, अपना एग ले करती है। तो ये हमारा, हमने जाना क्रो के बारे में और हमने जाना कोयल के बारे में। अब जानते हैं डव के बारे में। देखिए जरा डव क्या है भाई। पहली तो बात तो पिक्चर थोड़ा लाइट दिख रही होगी, जो ऊपर दिख रहा है ना, ये वाइट कलर का कबूतर जिसे हम कहेंगे, आपने मूवी भी देखी होगी कि ये यूज़ होता है, इसको हम बोलते हैं डव। ठीक है, इसको और हिंदी में इसको बोला जाता है फाख्ता। अगर आप इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, दोनों में कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में तो ये डव ही रहेगा, हिंदी में अगर इसका नाम बदल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब हम जानते हैं किसके बारे में, हम जान रहे हैं फाख्ता के बारे में, हम जान रहे हैं किसके बारे में, डव के बारे में। डव क्या है भाई, देखिए जरा, पहली बात, डव एक ऐसा पक्षी है, ऐसा बर्ड है जो कैक्टस के पेड़, कैक्टस ट्रीज जो होते हैं के बीच में, या मेहंदी की जो मेड़ होती हैं, सीटेड बार बार पूछता है कि कौन सा ऐसा बर्ड है जो कैक्टस ट्री या मेहंदी की मेड़ में अपना नेस्ट बनाता है, तो वो कौन है भाई, वो है फाख्ता, वो है हमारा कौन है, डव, जो दिखने में वाइट कलर का कबूतर होता है एक तरह से। ठीक है, डव है ये क्या है, डव दिखने में बिल्कुल वाइट है। चलिए ये भी हमने जान लिया। अब जानते हैं स्पैरो के बारे में। स्पैरो, और स्पेशली जिसे गोरैया कहा जाता है, मैंने भी आपको बताया था कि इंडिया में मल्टीपल स्पैरोज हैं। अभी हमने इंडियन रॉबिन के बारे में पढ़ा था, बट इंडियन रॉबिन के फीचर्स नेस्ट के अलग थे। अब हम जो पढ़ेंगे वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे गोरैया यानी कि स्पैरोज के बारे में। देखिए स्पैरो तो कई तरह की हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि चिड़िया को जहाँ जगह मिलती है, आप अपने घर में भी ऑब्जर्व करेंगे कि ड्रेसिंग कोई भी वेस्ट जो सामान हमारा खाली पड़ा रहता है, या स्टोर रूम्स हैं, या जो कमरे कभी काफ़ी सालों से बंद होते हैं, या कोई ऐसे घर जो काफ़ी टाइम से लोग हैं, तो स्पैरो क्या करती हैं, जहाँ जगह मिलती है वहीं पर ही अपना नेस्ट बना लेती हैं। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी ने हमें क्या बताया,
देखिए ये छोटी छोटी हैं स्पैरोज़ हैं, बट ये इंडियन रॉबिन नहीं है, ये नॉर्मल स्पैरोज़ हैं सारी की सारी। ये अपना नेस्ट कैसे बना रही है, पहले हमने जाना किसके बारे में, डव के बारे में, और अब हम जानेंगे किसके बारे में, जो है स्पैरोज़ के बारे में, जिन्हें हिंदी में गोरैया भी कहा जाता है। गोरैया आमतौर पर घर में या घर के आसपास रहती हैं। वह अपना घोंसला ज़्यादातर अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे और घरों के आले यानी जिन्हें हम स्टोर रूम कहते हैं वहाँ पर, गैलरीज वहाँ पर बना लेती हैं। ठीक है, गैलरीज में बना लेंगी, स्टोर रूम में बना लेंगी, अलमीरा के पीछे बना लेंगी, जहाँ जगह मिलती है वहीं बना लेती हैं। सीटेट में सिर्फ ये स्टेटमेंट्स में काम आएगा, वैसे इससे हमारा कोई ऑप्शनल क्वेश्चन बनकर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने जाना डव के बारे में, हमने जाना स्पैरो के बारे में। डव दिखने में वाइट कलर का कबूतर है, पिक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये इसको हिंदी में फाख्ता भी कहा जाता है। इसका स्पेशल फीचर ये है कि ये क्या करता है, मेहंदी के पेड़ और कैक्टस ट्री में अपना नेस्ट बनाता है। तो ये हमारे कौन है भाई, हमने जाना स्पैरो। स्पैरो कहीं पे भी बना लेती है और फाख्ता मेहंदी के पेड़ और कैक्टस ट्रीज में बनाता है। चलिए अब लेते हैं, कबूतरों के बारे में भी बता रहे हैं सेम। ठीक है, तो वही है, कहीं पे भी बना लेगा भाई, ये मकान में, खंडर में, इसे भी कहाँ जगह मिलती है, लेकिन डव उसमें ही बनाता है। याद रखिएगा, डव के लिए स्पेशल एनसीईआरटी ने कहा है कि मेहंदी के पेड़ और जो कैक्टस ट्रीज होते हैं उसी में ही डव बनाता है। कबूतर तो हमारा, हमने देखा हमारे घरों में भी जहाँ उसे जगह मिलती है खाली वेस्ट पार्ट, वो भी चिड़िया वाला काम कर ही देता है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट बर्ड, बारबेट बर्ड। ठीक है, जिसे हम बसंत गोरी भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ाने से पहले अगर मैं आप लोगों को बसंत गोरी के बारे में बताऊं तो, दिखने में देखो कितनी क्यूट सी लग रही है ना, कितनी प्यारी सी है, ये भी एक स्पैरो ही है। ये है बारबेट बर्ड। ठीक है, बारबेट बर्ड का काम क्या है, एग्जाम में पूछा गया, वैसे एनसीईआरटी ने इसके बारे में नहीं किया, पर हमारा एक क्वेश्चन आया उसमें ये बताया गया था कि कौन सी ऐसी बर्ड है, ऐसी कौन सी से हम कोपर स्मिथ के नाम, ये तो बसंत गोरी है। ठीक है, कोपर स्मिथ भी बोल देते हैं इसको। ये अपना नेस्ट कैसे बनाएगी, और दूसरा कौन सी ऐसा बर्ड है जो हमें जून जुलाई में टुक टुक का साउंड करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, याद रखिएगा मैंने क्या बोला है, कौन सी ऐसी बर्ड है जो जून जुलाई में टुक टुक का साउंड निकालती है, कौन से मंथ में, जुलाई मंथ में। तो याद रखिएगा, जुलाई मंथ में जब हमारे यहाँ गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है, लोग अपने घरों में होते हैं, जब किसी की आवाज़ नहीं आ रही होती है, उस समय बसंत गोरी की आवाज़ आ रही होती है। बसंत गोरी, जिसे इंग्लिश में हम कोपर स्मिथ के नाम से भी जानते हैं। बसंत गोरी, देखिए इन्होंने भी लिख कर दिया है कि टुक टुक की आवाज़ करती है वह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी बर्ड है या कौन सा ऐसा बर्ड है जो पेड़ के ट्री ट्रंक यानी कि पेड़ के तने में अपना नेस्ट बनाता है। याद रखिएगा, होल ऑफ अ ट्रंक ऑफ अ ट्री, यानी कि क्या करता है, ट्री ट्रंक का जो पेड़ का जो तना है उसके अंदर होल बनाकर नेस्ट बनाने वाली बर्ड कौन है। इंग्लिश में अगर बोलूँ तो इसे बारबेट बर्ड बोल सकते हो। ठीक है, और कोपर स्मिथ भी बोला जाता है, बारबेट बर्ड। ठीक है, क्या करती है, जिसे हिंदी में बसंत गोरी भी बोला जाता है। मैं फिर से बता रही हूँ, आप इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में दोनों वर्ड्स यूज़ करेंगे, अच्छी नॉलेज आती है। नहीं तो कोशिश करिएगा बर्ड्स के जो नाम है वो इंग्लिश में ही करें, क्योंकि हिंदी में चेंज हो जाते हैं फिर गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने आपको बताया किसके बारे में, बारबेट बर्ड के बारे में, जिसे हिंदी में बसंत गोरी कहा गया है। जून जुलाई के मंथ में ये एक साउंड निकालती है, उस साउंड का नाम है टुक टुक। अगर स्पेशली इन्वर्टेड कॉमास में आपसे पूछें कि टुक टुक का साउंड करने वाले बर्ड का जो जून जुलाई में करता है उसका नाम बताइए, तो आप इजीली बता सकते हो कि वो बारबेट बर्ड है, वो बसंत गोरी है। एंड देन दूसरी तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि कौन सा ऐसा बर्ड है जो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अपना एग ले करता है, यानी कि पेड़ के तने के अंदर छेद बनाने वाला बर्ड कौन है, वो है हमारी बारबेट बर्ड, यानी कि हमारी बसंत गोरी। चलिए अब लेते हैं दर्जिन चिड़िया, जिसे हम इंग्लिश में टेलर बर्ड भी कहते हैं। पिक्चर देखिए, जैसे टेलर का काम क्या होता है, कपड़े सिलना होता है, वैसे ये भी क्या करती है, सिलने का ही काम करती है, पर ये कपड़े नहीं सिलती है, ये लीव्स को सिलती है नेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, नाम क्या है, जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। देखिए आप देख रहे हो सिलने, अभी भी ये बिजी है और ये क्या कर रही है, 2 लीव्स को सिलने में ही बिजी है, इसीलिए इसे टेलर बर्ड कहा जाता है, दर्जिन चिड़िया। ठीक है, इंग्लिश में हम आप इसे टेलर बर्ड भी कह सकते हो। दर्जिन चिड़िया का अपना घोंसला नुकीली चोंच के पत्तों से सिलकर बनाती है और उसके बीच में बनी एक थैली में अपना एग ले करती है। ये क्या करती है, अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखोगे, 2 लीव्स को लेती है, उनको आपस में सिलती है और जितना भी वेस्ट मटीरियल होता है उससे अपने नेस्ट को तैयार करती है, और जब ये नेस्ट रेडी हो जाता है तो उसी के अंदर अपना एग ले
करती है। तो नाम से ही आपको याद आ जाएगा कि कौन से ऐसा बर्ड है जो 2 लीव्स को आपस में सिलकर अपना नेस्ट प्रिपेयर करती है। तो वो है दर्जन चिड़िया, जिसे आप इंग्लिश में टेलर बर्ड भी कह सकते हो। जैसे टेलर कपड़े सिलता है, वैसे ही ये वर्ड क्या करती है, अपने उसको क्या करती है, 2 लीव्स को सिलकर अपना नेस्ट बनाती है। तो इसका नाम क्या है, दर्जन चिड़िया। एनसीईआरटी कहती है जैसा नाम वैसा काम। याद रखिएगा, जैसा नाम वैसा काम, यानी कि जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। टेलर का काम क्या है, कपड़े सिलने का। तो दर्जन चिड़िया भी टेलर बर्ड ही है, नाम में ही टेलर है। तो ये क्या करेगी, 2 लीव्स को सिलकर अपना नेस्ट प्रिपेयर करेगी। चलिए नेक्स्ट ले लें। नेक्स्ट क्या कहता है, अब आ जाते हैं सनबर्ड के बारे में। सनबर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार हमें देखने को मिलता है। अभी सनबर्ड क्या कहता है भाई, देखो जरा। सनबर्ड का अलग तरह का आपको नेस्ट दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में आ रहा है पिक्चर को देखकर ये नेस्ट कैसा है। ये नेस्ट पेड़ की टहनी पर उल्टा लटका हुआ है, टहनी पर है। ये ट्री ट्रंक में नहीं है, तने पे नहीं है, पेड़ के ऊपर हाईएस्ट उस पर नहीं है। ये जो पेड़ की जो टहनी है उसके नीचे हैंगिंग की तरह उसमें लटकता हुआ ये नेस्ट बनता है। दिखने में देखिए दूर से ही पता चल रहा है कि पेड़ की टहनी पर ये लटका हुआ है। तो ये कौन बनाता है, इसे बर्ड बनाती है सनबर्ड, ठीक है, जिसको हिंदी में शक्करखोरा भी कहा जाता है। इंग्लिश में इस बर्ड का नाम है सनबर्ड और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, शक्करखोरा कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ की झाड़ी की डाली पर, डाली मतलब उसकी जो टहनी है उस पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। नंबर 1। अगर सीटेट में आपसे पूछ लें कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कौन सा ऐसा बर्ड है जो पेड़ की टहनी पर उल्टा लटकते हुए अपना नेस्ट बनाता है, तो वो कौन है, वो है हमारा सनबर्ड यानी कि शक्करखोरा। नंबर 2, एनसीईआरटी कहती है कि ये अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़, छाल, सब कुछ जो मिलेगा वो सब यूज़ कर लेते हैं, वेस्ट मटेरियल ये भी ये यूज़ करते हैं। तीसरा फीचर क्या कहता है इनका, इसके अलावा ये अपने घोंसले में मकड़ी के जालों को भी, ये स्पेशल है भाई, कौन सा ऐसा बर्ड है जो मकड़ी के जालों का भी इस्तेमाल करता है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सनबर्ड एक ऐसा बर्ड है जो अपना नेस्ट प्रिपेयर करने के लिए मकड़ी के जाले भी इस्तेमाल करता है। क्या आज से पहले आपको बर्ड्स के बारे में इतना पता था, लेकिन आप टीचर्स बनने जा रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा है कि सीटेट जैसा एग्ज़ाम, उसमें ये हमें 4th 5th और जो 3rd 4th और 5th की जो एनसीईआरटी क्यों पढ़ाई जा रही है, सोचिए इसके पीछे एक पर्पस है। इसके पीछे हमारे सीबीएसई बोर्ड का क्या पर्पस है कि पहले जो स्कूल के टीचर्स होते थे वो स्कूल में जब तक जॉब नहीं लगी तब तक तो मेहनत करते थे, लेकिन उसके बाद वो स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। इतना बुरा हाल था कि बच्चों की कॉपी पर उनका नाम भी नहीं लिखा होता था। तो हमारी एनसीईआरटी उनसे एक कदम आगे निकली, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम जो स्कूल की बुक्स हैं वही टीचर्स को पढ़ा दें, तो उससे क्या होगा, वो खुद पढ़ेंगे तो वो बच्चों को तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा सनबर्ड के बारे में। सनबर्ड जो है जिसको हिंदी में शक्करखोरा भी कहा जाता है, उसके फीचर्स है, स्पेशली इसके पिक्चर्स को ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है, ये पेड़ की टहनी पर उल्टा लटकते हुए अपना नेस्ट प्रिपेयर करता है। एंड लास्ट लेते हैं, जो कि स्पेशली हमारा जो भी लास्ट एग्जाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन आया। स्पेशली कुछ जो बर्ड्स हैं उनके नाम हमें दिए गए, ठीक है, ये बर्ड्स के नाम ये हैं और इनसे पूछा गया कि जैसे आपका कौन सी सीक्वेंस जो है बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा हमारे पास अभी मैं आपको आगे एनसीईआरटी का हम पढ़ेंगे ही, एक एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे आज की क्लास में बर्ड्स ले लिया, एक क्लास में हमने ट्रीज़ ले लिए, एक क्लास में प्लांट्स या ट्रीज़ एक साथ ले लिए, एक क्लास में हमने शेल्टर ले लिया। तो ऐसे करके हमारी एनसीईआरटी को हम कंप्लीट करेंगे और फिर जब हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको एक एक इसको कंबाइन करके भी करेंगे। यानी कि इस तरह से हम एनसीईआरटी को तैयार करेंगे कि एनसीईआरटी से रिलेटेड हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। जैसे मैंने अभी बताया लास्ट पेपर में भी आपका ये एग्जाम आया था, इन्होंने पिक्चर भी हमें 3 दिखाई हैं। इन्होंने हमें छिपकली भी दिखाई है, गोरिया यानी कि इन्होंने हमें स्पैरो भी दिखाया है और कछुआ भी दिखाया है, और ये तीनों की सिमिलैरिटीज़ पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन दे दिए, तो याद रखिएगा ये तीनों ऐसे हैं जिनकी स्किन पे बाल नहीं है। याद रखिएगा इनकी स्किन पे ना तो क्या है, हेयर है, ना ही इनके एयर है, कान है। और जिनके हेयर और एयर दोनों नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, वो एग ले करते हैं। ये भी मैं नहीं बता रही, आपकी एनसीईआरटी ही आपको बता रही है। वहाँ मैं अभी नेक्स्ट क्लास में आपको मैमल्स के बारे में बताऊंगी, तो मैं वहाँ बताऊंगी कि 2 तरह के मैमल्स होते हैं, एक जिनकी स्किन पे बाल होते हैं और कान दिखाई देते हैं, तो वो क्या करते हैं, बेबीज़ को बर्थ करते हैं। बट कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं, कुछ स्तनधारी जीव ऐसे भी हैं जिनकी त्वचा पर बाल नहीं होते और उनके कान भी नहीं दिखाई देते, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो एग ले करते हैं। तो उन्हीं के में से ही हमारा एग्जाम्पल आ गया है
छिपकली का आया है, गौरिया का आया है, कछुआ का आया है। तो इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या है, ये तीनों एक ही काम करते हैं और ये क्या करते हैं, एग ले करने का काम करते हैं। तो ये हुई हमारी एनसीईआरटी की क्लास अच्छी लगी हो तो जल्दी से जल्दी इनरोल कराइए। सीसीएच की तरफ से एक मिनिमम प्राइस में, इतना मिनिमम प्राइस तो शायद हमें कहीं और देखने को भी नहीं मिलेगा, और उसमें भी बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको इसके लिए फैसिलिटीज़ कितनी सारी दी जा रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही हैं, लाइव क्लासेस दी जाएंगी, एनसीईआरटी नोट्स दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट हैं और प्रैक्टिस कराई जाएगी, एंड लास्ट में आपको मैराथन्स देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।